हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विद्या की शादी गांव के बड़े परिवार में होती है। उसके ससुराल में पति निकुंज, सास रमा, ससुर केशवलाल, जेठ प्रमोद और जेठानी नूतन होते हैं। हवेली में आने के बाद ससुराल के पहले दिन ही विद्या सभी को अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है और साथ ही कटहल का अचार भी देती है, जो सभी को बेहद पसंद आता है। कैसा बना है खाना पापा जी, बताइए ना। एकदम कमाल का बना है बहू, वाकई में मुझे मेरी माँ की याद आ गई इस अचार को खाकर। भाई सच में मानना पड़ेगा, अचार एकदम फर्स्ट क्लास बना है। धन्यवाद पापा जी, धन्यवाद माँ जी। सब विद्या के बनाए हुए कटहल के अचार की खूब तारीफ करते हैं। लेकिन 2 दिन बाद अचानक से सभी को विद्या के पति निकुंज की डेड बॉडी हवेली के गार्डन एरिया में मिलती है। पुलिस तहकीकात करते हुए और ये अनुमान लगाया जाता है कि निकुंज ने आत्महत्या की है। शादी के ठीक 2 दिन बाद आत्महत्या? हाय दैया, ये सब क्या हो रहा है इस कलयुग में। अरे देवरानी जी, आपने तो 2 दिन में ही देवर जी को खा लिया। ये आप क्या बातें कर रही हैं भाभी? मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो कुछ खबर भी नहीं है कि निकुंज जी कमरे से बाहर कैसे गए। कल रात को तो दोनों साथ में एक ही समय पर सोए थे। सच में विश्वास कीजिए आप सब मेरा। अब कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। जरूर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, जिस कारण मेरे बेटे ने, मेरे निकुंज ने आत्महत्या कर ली। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए, बेशरम लड़की, छी छी छी। केशवलाल और रमा विद्या पर इल्जाम लगाए जाते हैं। वहीं प्रमोद और नूतन दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उनको ऐसा करते देख विद्या को उन पर शक हो जाता है और वो उनका पीछा करते हुए उनके कमरे तक जाती है और बाहर से सब सुनती है। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं ही था उस आखिरी समय में छत पर, जिसने निकुंज को ऊपर बुलाया और छत से धक्का मारकर गिरा दिया 4 मंजिलों से नीचे। अब निकुंज की नैया तो पार कर दी। अब उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। विद्या ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। इसका मतलब निकुंज जी के कातिल उन्हीं के बड़े भाई यानी प्रमोद भाई साहब है? नहीं, मुझे ये अभी फौरन जाकर माँ जी और पापा जी को बताना होगा। विद्या फिर से सभी को इकट्ठा करती है और केशवलाल और रमा को प्रमोद की सच्चाई बताती है। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब वराब हो गया है क्या? भला एक भाई अपने भाई की जान क्यों और कैसे लेगा? छी छी, तुम कितनी गंदी सोच वाली लड़की हो। और नहीं तो क्या विद्या, मेरे छोटे भाई निकुंज को तुमने मारा है। तुम्हारे कारण ही उसने आत्महत्या की है। पापा जी मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अपने इन्हीं कानों से सुना है। प्रमोद भाई साहब नूतन भाभी को बता रहे थे कि उन्होंने ही निकुंज जी को फोन करके छत पर बुलाया और तभी उन्हें ऊपर से धक्का मारकर मार डाला, क्योंकि उन्हें निकुंज जी के हिस्से की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी। पापा, इस बेवकूफ औरत की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ये बौरा गई है, खुद का इल्जाम मुझ पे थोप रही है। बहुत गलत कर रही हो तुम विद्या। प्रमोद जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। वो तो देवर जी से कितना प्यार करते थे। अरे बस, बहुत हुआ तुम लोगों का। अरे बेवकूफ समझ रखा है क्या? विद्या, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं और रामा हम देख लेंगे कि क्या करना है। बेचारी विद्या को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन विद्या तब भी हिम्मत नहीं हारती। वो अपने मायके में अपने दादाजी और दादी जी के साथ रहती थी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। विद्या अपनी दादी की गोद में सर रखकर बहुत रोती है, लेकिन दादी उसे हिम्मत देती हैं कि उसे जीवन में आगे बढ़ना ही होगा, किसी के लिए ना सही, खुद के लिए। वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाने आती है और वहाँ पर वो खाना बनाकर बेचने लगती है और साथ ही कटहल का अचार भी बेचती है। अचार, अचार, कटहल का अचार, शुद्ध और मसालेदार कटहल अचार, भोजन के साथ खाइए और इसका आनंद उठाइए। अरे वाह, ये अचार तो बहुत ही अच्छा है और स्वाद तो मैं क्या ही कहूँ, लाजवाब। अरे मुझे तो 2 डिब्बे भरकर अचार दे दो। विद्या के दादाजी के दोस्त के बाग में 4 बड़े कटहल के पेड़ थे और वो उन्हें वो कटहल सस्ते और किफायती दाम में बेचा करता, जिसके चलते विद्या को अचार बनाकर बेचने में आसानी होती। विद्या का ढाबा और कटहल अचार का व्यापार दोनों सफल होने लगते। अब बस
मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे अपने निकुंज जी को इंसाफ दिलाना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रमोद भाई साहब और नूतन भाभी ने पापा जी के सामने झूठ बोला। मुझे जल्द से जल्द वकील ढूंढना होगा। विद्या वकील ढूंढने में लग जाती है। वो अपने दादाजी के साथ कोर्ट जाया करती और आखिरकार उसे मुकेश नामक एक अच्छा वकील मिल ही जाता। देखिए विद्या जी, केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमारे पास 1% का भी सबूत नहीं है आपके जेठ प्रमोद के खिलाफ, लेकिन स्टिल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद वकील साहब। वहीं हवेली में प्रमोद और नूतन अब कोई नई खिचड़ी पका रहे होते हैं। अब निकुंज और विद्या नाम के कंकड़ तो हमारे रास्ते से हट गए, लेकिन अब भी 2 कंकड़ बाकी हैं, माँ जी और पापा जी। क्यों ना हम उन्हें भी उनके बेटे के पास ही भेज दें। और वैसे भी उनकी उम्र हो ही चुकी है, फालतू में बस हमारे सर का बोझ बने बैठे हैं। हाँ नूतन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बस बहुत हो गया। अब हमें माँ और पापा को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, ठीक उसी तरह जैसे मैंने निकुंज को हटाया था। अब मेरे पास एक ढिंचक आइडिया है। अभी वो दोनों नीचे ही बैठे हैं सोफे पर, एकदम हवेली के बीचों बीच। आप नीचे ही रहना, मैं ऊपर से झूमर की रस्सी काट दूंगी, जिससे झूमर सीधे हवेली के बीचों बीच माँ जी और पापा जी के सर पर गिरेगा। और आप भी थोड़ी सी ना चोट वोट लगा लेना जानबूझ के अपने हाथ पांव पर, ताकि किसी को शक न हो कि ये एक सोची समझी साजिश थी। नूतन अब पहली मंजिल पर होती है और प्रमोद, केशवलाल और रमासंग नीचे बैठा होता है। नूतन के हाथ में एक बहुत ही नुकीला और तेज धार वाला चाकू होता है। वो उससे झूमर की रस्सी को काटने जा ही रही होती है कि तभी पीछे से आकर विद्या उसे रोक लेती है और वो उसे खींचते हुए नीचे आ जाती है। विद्या प्रमोद के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। बेवकूफ कहीं की, सारा प्लान चौपट कर दिया। अच्छे खासे मरने वाले थे आज ये दोनों बूढ़ा बुढ़िया, और तुमने आकर तो। क्यों रुक क्यों गई भाभी? पूरी साजिश बताइए ना। अरे वो तो अच्छा हुआ कि हवेली के माली ने इन दोनों हैवानों की बातें सुन ली और मुझे तुरंत फोन किया, वरना आज आपका ही बेटा और आपकी बहू, आप दोनों की जान लेने वाले थे माँ जी और पापा जी। केशवलाल और रमा ये सब जानकर बहुत हैरान रह जाते हैं और इंस्पेक्टर आकर प्रमोद और नूतन को गिरफ्तार कर लेते हैं। विद्या बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। जबकि तुम ही सही थी, हमें माफ कर दो बहू। विद्या उन्हें माफ कर देती है। इस तरह आखिर में सब ठीक हो जाता है। विद्या अपने ससुराल में वापस चली जाती है और वो अपने दादाजी और दादी जी के साथ साथ अपने सास ससुर का भी ध्यान रखती है और कटहल के अचार के बिजनेस से खूब सफलता प्राप्त करती है। कैलाश और सुमन दोनों गरीब पति पत्नी अपने बेटा बेटी बबली और चीकू के साथ रहा करते थे। कैलाश एक गरीब मजदूर था, वहीं उसकी बीवी सुमन घर से ही टिफिन सर्विस करती, जिससे उनका घर खर्च निकल जाता। एक दिन कैलाश एक जमींदार से कुछ पैसे उधार लेता है, लेकिन वो उन्हें समय रहते चुका नहीं पाता। तभी जमींदार पन्नालाल अपने आदमियों के साथ कैलाश और सुमन के घर पर आता है। क्यों रे घोंचू, तेरी तो ऐसी की तैसी, पूरे 2 महीने से तेरे नखरे नाटक झेल लिए, और कितना रुकूं मैं? अब और मोहलत नहीं दूंगा। अब तो तुझे मेरे पैसे लौटाने ही होंगे, बस बहुत हुआ अब। साहब साहब, बस ये एक आखिरी मोहलत दे दो, उसके बाद मैं पक्का आपके पैसे लौटा दूंगा। एक आखिरी मोहलत दे दो। वो दरअसल पिछले महीने मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस कारण जो पैसे इन्होंने पिछले महीने जुटाए थे वो सभी खर्च हो गए। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे आज पैसे दे दो, वरना तुम्हें अगले 6 महीनों तक मेरा नौकर बनना होगा। अब तुम्हारे पास कोई घर या खेती बाड़ी है नहीं जिसे मैं उसके बदले हड़प सकूं। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ जैसे भिखारियों को पैसे दिए। लेकिन साहब। उठा लो रे इसे और ले चलो इसे। अब ये अगले 6 महीने तक मेरा नौकर बनकर रहेगा, अपने परिवार से दूर। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए साहब। सुमन बहुत विनती करती है, लेकिन उस क्रूर पन्नालाल के आदमी कैलाश को पकड़कर गाड़ी में डालते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कैलाश अब पन्नालाल का नौकर बन जाता है। उस बेचारे के साथ खूब अत्याचार भी होता है। सुमन अब अकेली पड़ जाती है, वो खूब रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अकेली क्या करूंगी? मेरे बच्चे,
अपने पापा से दूर कैसे रह पाएंगे, ये सही नहीं हुआ। तभी वहां पर बबली और चीकू आते हैं और वो सुमन को सांत्वना देते हुए कहते हैं, रो मत माँ, पापा जल्दी हमारे पास वापस आ जाएंगे, देखना आप। हाँ माँ, हम पैसे इकट्ठा करके उस मूछ वाले पन्ना लाल काका के पैसे चुका देंगे, जिसके बाद वो हमारे पापा को अपने चंगुल से आज़ाद कर देंगे माँ। सुमन को अपने बच्चों की बात को सुनकर थोड़ी हिम्मत आती है। वो अब अपने काम को और भी ज्यादा बढ़ा लेती है। दिन में 25 की जगह 50 टिफिन्स बनाने लगती है, लेकिन उससे ग्राहक ही नहीं मिलते। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अब तो उसे ही अकेले अपने बच्चों को पालना था। एक दिन उसके टिफिन सर्विस से टिफिन लेने वाला एक आदमी उसे एक सलाह देता है। सुमन बहन, क्यों ना तुम अपने टिफिन सर्विस के पोस्टर छपवा कर उन्हें हर जगह लगा लो। इससे तुम्हारे ग्राहकों की संख्या दुगनी तिगुनी हो जाएगी। अरे वाह, सच में ये तो आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है भाई, लेकिन मैं पोस्टर्स कैसे छपवाऊंगी, मुझे तो वो काम नहीं आता। तुम चिंता ना करो बहन, मेरा एक दोस्त है जो पोस्टर छापता है, मैं उससे कह दूंगा, वो तो तुम्हें डिस्काउंट भी दे देगा। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद भाई। सुमन अब पोस्टर्स छपवा लेती है, लेकिन पोस्टर्स छपवाने के बाद भी उसके टिफिन सर्विस की बिक्री कुछ खास बढ़ती नहीं। उसके पास अब दिन ब दिन पैसों की कमी होने लगती है। वो बहुत व्याकुल और चिंताग्रस्त हो जाती है। तभी चीकू और बबली स्कूल से वापस लौट आते हैं। अरे बबली, चीकू, तुम दोनों अभी तो स्कूल गए थे, आज इतनी जल्दी छुट्टी भी हो गई? नहीं माँ, छुट्टी नहीं हुई, हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है? मतलब? हमारी पिछली 3 महीनों की फीस बाकी है ना माँ, इसीलिए हमें गेट से बाहर भगा दिया और कहा है कि जब फीस भरोगे तभी स्कूल में बैठने की अनुमति मिलेगी माँ। सुमन अब और भी चिंतित हो जाती है। वो बबली और चीकू के स्कूल में जाने के बारे में सोचती है। मैं काम करती हूँ, आज ही बबली और चीकू के स्कूल के प्रिंसिपल साहब से जाकर बात करती हूँ और उनसे कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए कहूँगी। ये 2 टिफिन भी बांध देती हूँ, स्कूल से आते वक्त मैं इनकी डिलीवरी कर दूंगी। सुमन उन 2 टिफिन्स को पैक करती है और चीकू बबली के स्कूल में जाकर प्रिंसिपल सर से मिलती है और उन्हें कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए कहती है। प्रिंसिपल सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को भी वो आदमी उठा ले गए और मेरा टिफिन सर्विस का काम भी कुछ खास चल नहीं रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़े और दिनों की मोहलत दे दो ताकि मैं बबली और चीकू के स्कूल की फीस लौटा पाऊँ। लेकिन उन्हें यूं स्कूल के बाहर मत कीजिए, इससे उनकी बहुत सारी पढ़ाई छूट जाएगी। देखिए सुमन जी, हम आपकी परिस्थिति बखूबी समझते हैं, लेकिन स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पीछे छोड़कर मैंने आपके दोनों बच्चों को स्कूल में एंट्री दे दी, तो मुझे बाकी बच्चों को भी एंट्री देनी होगी जिन्होंने फीस नहीं भरी है। और अगर मैं यही करता रहा तो कोई फीस भरने की बात को सीरियसली लेगा ही नहीं। जी, आप वो भी सही कह रहे हो। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इस हफ्ते आप फीस भर दीजिए, वरना मुझे न चाहते हुए भी चीकू और बबली का इस स्कूल से नाम कटवाना पड़ेगा। सुमन बहुत घबरा जाती है। वो चिंता में अपने दोनों टिफिन वहीं पर छोड़ जाती है और लोगों से पैसों की मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। तपती धूप में वो लोगों के घरों में जा जाकर उनसे पैसों की मदद मांगती है। उसकी चप्पल भी टूट जाती है, जिसकी वजह से धूप में चल चल कर उसके पैरों में छाले हो जाते हैं। आह, आह, आह। नहीं सुमन, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। चीकू और बबली की स्कूल की फीस भरनी है और उसके लिए हर हाल में मुझे इसी हफ्ते पैसों को इकट्ठा करना होगा। प्रिंसिपल सर को केबिन में बहुत बढ़िया खाने की खुशबू आती है और वो देखते हैं कि टेबल पर 2 टिफिन पड़े हैं। वो उन्हें खोलकर सारा खाना सफा चट कर देते हैं और उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है। वाह, क्या खाना बनाया है सुमन जी ने, अनबिलीवेबल। इतना अच्छा टेस्ट तो मैंने 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। प्रिंसिपल सर खुश होकर सुमन को फिर से स्कूल में बुलाते हैं और कहते हैं, सुमन जी, आपके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है, उनका आशीर्वाद है। माफ कीजिएगा, लेकिन खुशबू सूंघकर रहा नहीं गया और मैं सारा खाना खा गया। मेरे पास एक सुझाव है जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। कैसा सुझाव प्रिंसिपल सर? सुमन जी, आप मेरे स्कूल के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोल लीजिए।
जहां पर आप स्वस्थ और मस्त खाना बनाकर बेचना जो सभी को खूब पसंद आए, और 3 महीनों तक आप जितने पैसे कमाओगे उसका 50% मुझे दे देना, और हाँ, रोजाना मुझे मुफ्त में टिफिन भी दे देना। जी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, लेकिन मेरे पास ढाबा खोलने के लिए इतने पैसे नहीं है फिलहाल। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ पैसे दे दूंगा, आप मुझे वो बाद में लौटा देना। आप ये ढाबा खोलेंगी तो एक तरह से मुझे पैसे और टिफिन देकर आप अपने बच्चों की फीस ही चुकाओगी, और आपके ढाबे पर मिलने वाले स्वादिष्ट खाने से ऑफ कोर्स बहुत लोग आएंगे, जिससे मेरी स्कूल का भी एक तरह से प्रमोशन हो जाएगा। प्रिंसिपल सुमन को पैसे देता है, जिससे वो स्कूल के गेट पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है और वहां पर वो स्वस्थ और स्वच्छ खाना बेचती है। 2 से 3 दिनों में उसका ढाबा गांव में मशहूर हो जाता है और सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। अरे बढ़िया जी बढ़िया, क्या खाना है! ऐसा अलौकिक स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा, मानो कोई जादुई पदार्थ मिलाया हो इस खाने में। हाँ, अब मुझे भी आपके स्कूल ढाबे का खाना बहुत पसंद आया। यहाँ का खाना खास करके स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा और पौष्टिक है। सुमन के बच्चे भी स्कूल में ठीक से पढ़ने लिखने लगते हैं। सुमन रोजाना प्रिंसिपल को टिफिन देती और 3 महीनों तक उसे अपनी कमाई का 50% देती है। आगे जाकर और भी पैसे कमाकर वो अपने पति कैलाश को भी उस पन्नालाल की कैद से आजाद कर देती है और वो चारों खुशी से फिर से एक साथ रहने लगते हैं। सुमन बहुत सारे पैसे जोड़कर आगे जाकर गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है और जीवन में भरपूर तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।